नीचे कौन है? हाँ, वाजपेयी जी के बाजू में दो लेडी है, वो कौन है? हाँ, और दूसरी लेडी कौन है? हाँ, वो तो ये उसके दूसरी साइड है ना, शशि कपूर के बाजू में लेडी है, वो कौन है? नहीं, आशा परेख नहीं। हाँ, एनीवे मैं बता देता हूँ, जयललिता पॉलिटिशियन भी थी और फिल्म स्टार भी थी, एक्ट्रेस भी थी, बराबर है। सुषमा स्वराज के बाजू में कौन है? अरुण जेटली है, बराबर है। सुषमा स्वराज के नीचे कौन है? नहीं पता। अच्छा, जेटली जी के नीचे कौन है? हाँ, मोहम्मद अली है, बराबर है। सुषमा स्वराज के नीचे जो है हिमांशु रॉय है। हिमांशु रॉय जो है बॉम्बे एटीएस के चीफ थे, महाराष्ट्र एटीएस के चीफ थे। उनकी बॉडी जो है ना दारा सिंह के जैसी थी, भीम के जैसी थी, ऐसी बॉडी थी। एनीवे पहले अभी ये सब चीज बताने में मैं पहले क्या बताना चाहता हूँ, ये सभी पॉपुलर चेहरे थे, हर कोई जानता है, पब्लिक डोमेन में ये सभी थे, बराबर है। मोहम्मद अली वर्ल्ड रिनाउंड बॉक्सर था और ये एटीएस के चीफ थे। ये सभी जो थे सेलिब्रिटीज थे अपने फील्ड में, पब्लिक में थे, उनके पास सब कुछ था, पैसा था, शोहरत थी, इंफॉर्मेशन थी, वो जो भी चाहते वो कर पाते थे, कर सकते थे, बराबर है। डॉक्टर चाहिए तो पूरे डॉक्टर को खरीद सकते थे, पूरे अस्पताल खरीद सकते थे, पूरे अस्पताल को हायर कर सकते थे। दुनिया का ऐसा कोई भी कोना नहीं था जहां वो जा नहीं सकते थे, बराबर है। आज ये सभी हमारे बीच में नहीं है, कोई है इसमें से? नहीं है, बराबर है। ये लोग कैसे गए? हाँ, बीमारी से गए, बराबर है। पैसे थे, रेपुटेशन था, सेलिब्रिटीज थे, कुछ माफी मिली इनको, कुदरत को कुछ फर्क पड़ा। सेलिब्रिटीज किसने बनाया? हमने। रेपुटेशन किसने दिया? पैसे को महत्व किसने दिया? मनुष्य के पैसे, अगर मैं 2000 की गड्डी यहाँ डालूं तो कुत्ते आएंगे सुनने के लिए? हाँ, उसकी जगह मैं कुछ खाने की चीज डालूं तो कुत्ते आएंगे कि नहीं? कुछ फल सब्जी डालूं तो गाय भैंस आएंगे कि नहीं? ये मनुष्य सर्जित चीज जो है, उससे उनके पास सभी चीज जो मनुष्य सर्जित थी वो थी। कुदरत सर्जित चीज जो शायद उनके पास नहीं थी, वो जो थे वहां पे दरिद्र थे। कहाँ थे? कुदरत की जो बख्शिश थी वहां दरिद्रता थी। मनुष्य सर्जित सभी चीज की उनके पास असीम मात्रा में थी। इसीलिए कुदरत का जब भी डंका बचा, उसने अपना न्याय किया, तो सभी बीमार हो गए। सब कुछ ट्राई की उन्होंने, लेकिन सभी बीमारियों से गए, बराबर है कि नहीं? एटीएस के चीफ, मैं फिर से बता देता हूँ, इतने अच्छे बॉडीगार्ड थे। ये था, हर कोई सोचता है कि मेरी भी बॉडी ऐसी होनी चाहिए। ऐसा लगता था ये झपट मारेगा तो सीधा अहमदाबाद स्टेशन पहुंच जाएगा, उतनी उनकी बॉडी थी। और उनको भी गर्व था, हेल्थ के लिए उनको बुलाते थे, देखो ऐसी बॉडी होनी चाहिए। लेकिन 50 साल की उम्र में उनको कैंसर हो गया। पूरी दुनिया घूमे, इलाज नहीं हुआ। मैं हेल्थ आइकन, मेरी बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है, वो एनडीएस के शिविर में भी नहीं आए पाए, जो भी कारण होगा उसके लिए हम नहीं बोलेंगे। तो उनको डिप्रेशन में चले गए। क्या हुआ? क्या चला गए? तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपनी ही पिस्तौल से सुसाइड कर। देखिए कहां से लेकर कहां तक गिरते हैं। अंबानी जी के पास कोई पैसे की कमी थी, कैसे गए? बेहोशी में गए, लकवा मार गया था उनको। और ये मोहम्मद अली बॉक्सर है, उनको हराना वर्चुअली इम्पॉसिबल था। वो जीतने वाले ही थे, उतना उनका इंस्टिंक्ट था। 33 एज
तक उन्होंने ये सब बॉक्सिंग की, बाद में वो गायब हो गए। 66 की एज में सब न्यूज मिले कि ही इज नो मोर, खत्म हो गए। क्या हो गया उनको? अल्जाइमर और डिमेंशिया की बीमारी आ गई। क्या आ गई? अल्जाइमर और डिमेंशिया की बीमारी आ गई। सब कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट की होगी लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए, वही बीमारियों में वो चले गए। तो कहने का मतलब क्या है कि बीमारियां हर किसी का छोड़ेगी नहीं। अगर आपने गलती की है तो उसकी सजा बीमारी है, वो पकड़ के चलिए। आपको समझ में आए ना आए वो अलग चीज है, लेकिन मेजॉरिटी जो बीमारियां हैं कहीं ना कहीं कुछ खान पान की गलतियों से, कुछ सोच समझ की गलतियों से, कुछ अपने स्वभाव की गलतियों से है। वो बहुत डीप साइंस है, यहाँ जितना भी हो सकता है कोशिश करेंगे बताने के लिए, लेकिन ये समझ लीजिए। और जिसके लिए आप इतने पागलपन थे आपके, इनको देखने के लिए, आप पिक्चर देखने के लिए आपने कॉलेज में से बंक भी मारा होगा, और बहुत सारी घर का काम छोड़ के भी पिक्चर देखने जाते हैं। अभी जब भी उनका अंत समय आया तभी उनकी तस्वीर देखे, कैसी है? उनको खुद को अपनी तस्वीर देखनी पसंद नहीं थी। शशि कपूर हो या प्राण हो या राजेश खन्ना हो या देवानंद हो या विनोद खन्ना हो या जयललिता हो। जयललिता ने तो पूरी अस्पताल ले ली थी, अपोलो हॉस्पिटल पूरी बुक थी। देखे जाते वक्त उनकी हालत क्या थी, समझ रहे हैं? तो स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है। तो किसी की भी लुक्स हो, या किसी का वेट हो, या फ्लैश हो, या कलर हो, या स्लिम और ट्रिम हो, वो उसका मापदंड नहीं है, वो स्वस्थ है या नहीं है। क्लियर? अच्छा, ये कौन दिखता है इसमें से? कितने जन को आप पहचानते हैं, मुझे बताइए। इसमें से कौन कौन किसको पहचानते हैं? हार्दिक पांड्या को आप पहचानते हैं? ठीक है। हार्दिक पांड्या के नीचे कौन है, उसको पहचानते हैं? लेडी को सेरेना विलियम्स है। ओके। इसके बाजू में जो खड़ा है वो कौन है? पता नहीं। डॉक्टर कैम्पबेल है, जिसने चाइना स्टडी बुक लिखी है, जिन्होंने यही चीज की जो है बहुत डिटेल में छानबीन करके लिखी है। उसके नीचे कुछ एथलीट्स है, उसके बाजू में कुछ एक कपल है, मैं भी नहीं जानता। हाँ हाँ, पता नहीं, हो सकता, पता नहीं, आप बोलते हो मैं मान लेता हूँ। उसके नीचे भी कोई है, कौन है? हाँ, पता नहीं। अभी दिखने में सब कैसे दिखते हैं मुझे बताइए, कोई अट्रैक्टिव है क्या? हार्दिक पांड्या अगर यहाँ से ऐसे घूमने जाए कोई देखेगा क्या उसको? सेरेना विलियम्स जो है कोई उसको दिखने में, लुक्स में कुछ है क्या? डॉक्टर कैम्पबेल भी है, या ये जो एथलीट्स है, या मैं आपके सामने देखने जाऊँ तो क्या है? कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? तो हर चीज लुक्स में मत ढूंढो, हमको हर चीज लुक्स में ही ढूंढनी है, वहीं जाके प्रॉब्लम हो जाती है। अभी यहाँ पे देखिए, पहले मैं भी जो है ना आपके साइड में जो मोटा दिखता है वैसा था, मेरा भी वेट था, मेरा भी पेट था। तभी मुझे लोग बोलते थे आप हेल्दी है। क्या बोलते थे? अभी मैं क्या खाता हूँ आपको पता है? देखो, मैंने जितनी बर्बादी करनी थी ये गलत खा के कर दी थी, मेरे बाल भी चले गए उसके कारण ही गए। आई एम रिस्पॉन्सिबल, कोई गलत नहीं है। गलत खान पान और गलत सोच उसके कारण हुआ है। आज मैं जो है क्या खाता हूँ वो दिखता है अंदर से, और मैं दिखता हूँ कैसे दिखता हूँ, आप लोगों ने, आप लोग भी बीमार दिखते हो। कोई मुझे मिलता है ना, अरे ओके, आप ठीक है ना, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले आप हेल्दी दिखते थे, नाउ यू, आप दुबले दिखते हो, आप पतले दिखते हो, तो मैं बोलता हूँ ठीक है। दुबला दिखता है तभी मैं जवाब देता हूँ, पतले दिखते हैं तब तक तो ठीक ही है, पतला दिखता हूँ, एंड दे आर राइट। लेकिन जब दुबले बोलता तो बोलता नहीं सर मैं दुबल बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर जितना भी कचरा पड़ा था 20, 23, 40, 20, 25 किलो का, वो सभी कचरा निकाल के मैंने फेंक दिया। इसीलिए जो बचा हुआ काम का है वही चीज मैंने रखा है, बाकी कचरा निकाल के फेंक दिया है, और काम की चीज रखी है, भंगार निकाल दिया, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखता हूँ।
मैंने मेरी सारी बीमारियां उठा के फेंक दी है, जो काम की चीजें मैंने रख के, तो क्या बात कर रहा हूँ मैं? बोलता हूँ पहले मुझे ये बीमारी थी, ये सभी बीमारी चली गई है। अरे सर आपने क्या किया मुझे बताओ। पहले जो मुझे दुबला बोलता था, कमजोर बोलता था, वो अचानक अरे आपने क्या किया मुझे को बताओ यार, मेरे को भी प्रॉब्लम है, मुझे भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मुझे भी डायबिटीज है, मुझे भी ब्लड प्रेशर है, मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे बताओ जल्दी क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं बोलता सर बताएंगे कभी फुर्सत में होगी तभी बताएंगे, क्योंकि इतना इजीली बताने का मतलब नहीं है। मैं इतना एक ही लाइन में बोलता हूँ, मैं कुदरत के कुछ नियम पालता हूँ, इसकी वजह से ये हुआ। अरे क्या है मुझे बताओ। मैं बोला नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे तभी बताएंगे। क्लियर? तो आप लोग को भी मैं लास्ट में मेरे से ये पूछ के जाइएगा कि एनडीएस समझने के बाद एनडीएस लोगों को कैसे बताना है। तो हरीश भाई आप भी पूछ लेना, आप भी मेरे से याद करके ये क्वेश्चन समझ के जाना। नहीं तो क्या होता है कि वो एंथुसियाज्म में हम ऐसी सिचुएशन करते हैं कि वो एनडीएस की एलर्जी पैदा कर देता है। क्या होता है? एनडीएस की एलर्जी नहीं, मेरे काम का ही मेरे को करने का ही नहीं। एनडीएस बताने की भी एक टेक्नोलॉजी है, मैं आपको एंड में बता दूंगा, और वही तरह से आपको एनडीएस सभी को बताना है, एंड में ऐसे नहीं बताना। क्लियर? अभी मैं यहाँ पे क्यों हूँ? जो चीज हमारे पॉलिटिशियंस है, स्पिरिचुअल लीडर्स है, फिल्म स्टार है, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, बिजनेसमैन है, इंटेलेक्चुअल्स है, स्पोर्ट्समैन है, साधु संत महात्मा है, योगाचार्य है, उन्होंने खोने के बाद नहीं पाया, मैंने वो पा लिया है। इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ कि खोया हुआ स्वास्थ्य वापस मिल सकता है, कोई ताजगी स्फूर्ति वापस मिल सकती है, खोया हुआ आनंद भी वापस मिल सकता है। तो हम बिल्कुल ये कर सकते हैं, यही बताने के लिए मैं आया हूँ। आप भी समझ लीजिएगा, तो जो लाभ मुझे मिले हैं उससे अनेक गुना लाभ आपको मिले, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी प्रार्थना है। अभी देखो आप जो है ना अभी अननेचुरल डाइट पे, तो अननेचुरल डाइट में देखो 3 टाइप के आदमी रहेंगे। एक सुबह उठा तभी आधा डिस्चार्ज रहता है, थका हुआ। एक थोड़ा ठीक है, लेकिन 10, 11, 12 बजे अगर यार कट्टा लाता है, थक गया हूँ, ये दिखता है। और एक होगा थोड़ा नॉर्मल है, ताजगी स्फूर्ति में भरा हुआ है। और जो सुबह जो थका हुआ है ना, शाम को आते आते वो डिस्चार्ज बैटरी के जैसा दिखता है, लाल कलर में हो गया है। दूसरा जो है थोड़ा 10%, 20% चार्जिंग पे है। और तीसरा होगा क्या होगा, 30-40% चार्जिंग पे। 100% चार्जिंग पे कोई नहीं रहता है, मतलब पूरा चार्ज होता नहीं है, क्योंकि उस दो चार्जिंग पे क्या है। और एनडीएस में आएंगे, सपोज आपने एनडीएस पूरा नहीं किया, कम किया, जो भी है, फिर भी सुबह आपको ताजगी स्फूर्ति लगेगी। कोई होगा तो फुल्ली चार्ज रहेगा। और आप जो आएंगे, मान लो दिन के एंड में, एंड ऑफ द डे आपको 50-60% जैसा चार्ज लगेगा, किसी को 70-80% चार्ज रहेगा। तो सुबह फुल्ली चार्ज है, रात को भी फुल्ली चार्ज है। इस रात को 10 बजे बोलेगा चल यार इधर जाने का है, हाँ आता हूँ चलना, ऐसा नहीं बोलेगा मैं थक गया हूँ। थकान वर्ड उसकी डिक्शनरी में नहीं होता है, आपकी भी डिक्शनरी में हो सकता है, तो थकान वर्ड निकल जाएगा। आज दिन में कितनी बार जाने अनजाने में थक गया हूँ बोलते हैं, आप जरा याद करके मुझे बताइए। थकान वर्ड है कि नहीं आपकी डिक्शनरी में? दिन में कितनी बार बोलते हैं? बहुत बार बोलते हैं, बराबर है। बाहर बोलते हो, अंदर भी बोलते हो, यस और नो? ये वर्ड आपकी डिक्शनरी से निकलने की संभावना है या बहुत कम होने की संभावना है। दिस इज पॉसिबल। ओके, अभी मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जब स्लाइड बनी थी तो मेरा 60 प्लस था, 64 है, बायोलॉजिकल एज 32 है, एनर्जी लेवल जो मैंने बताया है 16 साल की उम्र में थी, उससे अनेक गुना ज़्यादा है। थकान वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और मेरा जो इंट्यूशन कहता है कि मैं 106 साल स्वस्थ जीऊंगा, और यहाँ से बड़े आनंद, बड़े प्रेम से खुश होके यहाँ से विदाई लूंगा। अरे आज मेरे जिंदगी का अंतिम क्षण है, लेट अस कम एंड सेलिब्रेट खुले आसमान के नीचे। तो ये मेरे से पॉसिबल है, तो शायद आपका इससे अच्छा भी हो सकता है। करना आपको पड़ेगा, और करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। ओके,
गणपति का त्योहार आप सभी जानते हैं। हाँ, देखिए गणपति में बोलने के लिए ना 1 घंटा भी कम पड़ेगा, इतना है। लेकिन और चीज में नहीं जानूंगा मैं क्योंकि समय की लिमिटेशंस रहेगी। लेकिन एक चीज बताइए, जब गणपति आते हैं तभी वातावरण कैसा रहता है? बहुत मजा आता है कि नहीं? गणपति जब तक है तब तक कैसा वातावरण रहता है? बहुत मजा आता है कि नहीं? यस और नो? गणपति का जब विदाई होती है तभी वातावरण कैसा रहता है? हाँ, कैसा रहता है? हाँ, गणपति को विदाई कैसे करते हैं? उत्सव से करते हैं ना। आए तभी भी उत्सव था, थे तभी भी उत्सव था, गए तो भी। तो गणपति का संदेश क्या है? सर्जन हो से विसर्जन तक आनंद उत्सव होना चाहिए। आज हमारे बीच क्या हो रहा है? चाहा आया तो आनंद है, अनचाहा आया तो दुख है। चाहा साथ में है तो सुख है, अनचाहा आया तो दुख है। जाना है, जो चाहते थे वो चला गया तो, जो नहीं चाहते थे वो चला गया तो सुख है। अच्छा हो गया, होता है कि नहीं? हमारा सुख और दुख किस पे डिपेंडेंट है? किसी के आने और जाने पे है। यस और नो? तो गणपति क्या बताते हैं? वो आए या जाए, लाइफ में क्या होना चाहिए? वजह होनी चाहिए, क्योंकि आना और जाना तो लगा ही है। जो आया है वो जाएगा। यस और नो? तो आया और गया, अच्छा आया या अच्छा गया, बुरा आया या बुरा गया, वो तो होना ही है। ये पल भी बीत जाएगा। तो इसके साथ सुख और दुख क्यों अटैच करते हो? वो सुख और दुख कौन अटैच करता है? हम ही अटैच करते हैं ना सुख और दुख। प्रिय और अप्रिय का सुख और दुख हम अटैच करते हैं ना, इसी को ही मोह बोलते हैं ना। यस और नो? तो मोह से मुक्ति पानी है, इसी को ही तो मोक्ष कहते हैं। कितनों को मोक्ष चाहिए? देखो सभी जैन हाथ ऊपर कर देंगे। पता नहीं मोक्ष क्या है, लेकिन मोक्ष चाहिए। अरे मोक्ष का मोह हो गया आपको। मोह का क्षय है, वो मोक्ष है। कोई आया तो आया, गया तो गया। क्यों राग क्यों द्वेष पैदा करते हो? राग और द्वेष पैदा मत करो, मोह मत करो, माया मत करो। तो यही पे मोक्ष है। मरने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मरने के बाद मिलेगा, मरने के नहीं चिंता हो सकता है, क्योंकि सही मीनिंग ही नहीं बताया गया है। मोह का मतलब क्या है? तो मोह का मतलब क्या है समझ में आया? मोक्ष का मतलब क्या है समझ में आया? क्या बताऊं फिर से? हाँ, मोक्ष, मोह का क्षय किया वो क्या है? बताया था आज तक किसी ने आपको? क्यों नहीं बताया? मोक्ष बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बताया ना मैंने। कितना सिंपल करके बता दिया। आपकी ये बिलीफ तोड़ी कि नहीं? गणपति आया और गया, हमारी तो मजे में मस्त है। मजे में रहो, दुखी मत हो, परेशान मत करो, खुद परेशान मत हो, औरों को परेशान मत करो। क्लियर? यस और नो? आगे जाऊं? ये मोक्ष दिला दिया, और क्या चाहिए? कितनों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, कितनों ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है यहाँ पे, या किसने नहीं लिया? चलो उल्टा जाते हैं। क्या लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है? क्यों नहीं लिया? अरे LIC एजेंट आपके पास आया नहीं क्या? आया, लेकिन मैंने हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल मना कर दिया। मैंने सोचा था कि मेरे को इंश्योरेंस की जरूरत है ही नहीं। लेकिन वो तो ओके, लाइफ इंश्योरेंस वो टैक्स पर्पस से लेना पड़ा तो लिए था। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी टैक्स बेनिफिट है, उसमें भी है। देखो हेल्थ बेनिफिट
हेल्थ बेनिफिट तो देखो, टैक्स बेनिफिट तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी है, लाइफ इंश्योरेंस में भी है, इसके एजेंट भी घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ के ट्रैक में ले लेते हैं। आपके पहचान में आपके रिश्तेदार रहते हैं जो आपको देते हैं, जहाँ मना करना भी डिफिकल्ट है। यस और नो? बराबर फैमिली में यहाँ सब हस्बैंड वाइफ सब बैठे होंगे तभी आएंगे, छुट्टी के दिन आएंगे, बराबर है, एकदम बिना का बड़ी बड़ी स्माइल लेके आते हैं कि नहीं, और फिर आपको धीरे 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 क्या बोलते हैं, गॉड फॉरबिड बोलते कि नहीं, गॉड फॉरबिड आपके घर में कोई अनारत हो, हम चाहते नहीं है, लेकिन मान लो आपके घर में एक बड़ी बीमारी आ गई, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, कुछ बड़ा खर्चा आ गया 5-7 लाख का, आपको कितनी तकलीफ होगी। अगर आपने ये पॉलिसी ले ली तो आपको इतना प्रीमियम देना पड़ेगा और पूरा आपका खर्चा कौन देगा? बराबर है। और दूसरा क्या बोलता है, आप हैं, आप घर के रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, घर आपकी तरह से चलता है, मान लो कुछ कारण से आप नहीं रहे तो ये पैसा मिलेगा और फिर आपके घर सुरक्षित रहेगा। ये सब तो ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस वसूल करने के लिए क्या करना, आपको क्या होना पड़ेगा, बीमार होना पड़ता है कि नहीं? स्वस्थ आदमी को कुछ वो देने वाला है, हेल्थ मेडिक्लेम कुछ देता है स्वस्थ व्यक्ति को? नहीं। लाइफ इंश्योरेंस वाला जो है स्वस्थ व्यक्ति को जब तक वो मरता नहीं तब तक कुछ मिलता है, वो मैच्योरिटी पे देते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जो बेनिफिट के लिए आपने लिया है वो कुछ मिलता है। अरे वो तो आपने एफडी या पीपीएफ में डाला होगा तो भी मिल जाता ना, यस और नो? लेकिन क्या है, लाइफ इंश्योरेंस के लिए मरना पड़ेगा, बेवक्त मरना पड़ेगा। मेडिक्लेम के लिए आपको बीमार होना जरूरी है। कितनों को बीमार होने का शौक है मेडिक्लेम वसूल करने के लिए? कितने को मरने का शौक है अपना ये लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए? लेकिन हर कोई लेके बैठा है क्योंकि आपको पता है, आपको भी लगता है हाँ बीमार तो हो सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। तो यहाँ पे एनटीएस आपको क्या देती है, क्या देती है? हेल्थ एश्योरेंस देती है। क्या देती है? इंश्योरेंस की जगह क्या दिया? लाइफ एश्योरेंस देती है कि नहीं? आज तक ये वर्ड किसी ने सुना था? आज तक किसी ने ये वर्ड सुना था? आपकी डिक्शनरी में है हेल्थ एश्योरेंस? लाइफ एश्योरेंस किसी की डिक्शनरी में है क्या? सर जी आप तो ट्रेजरी में है ना, कभी ये वर्ड सुना था? हेल्थ एश्योरेंस, लाइफ एश्योरेंस, ये एनडीएस के वर्ड है, ये एनडीएस आपको दे सकता है। तो क्या करेंगे? तालियां बजाइए एनडीएस के लिए। क्या खर्चा किया है आपने? कुछ हजार का ही खर्चा है, वो भी 8 दिन आप यहाँ रहेंगे। आपका रहने के खाने पीने के साथ ये जो जितना भी आपको ज्ञान देते हैं, तो ये कोई कमाने के लिए नहीं होता है, खर्चे निकालने पड़ते हैं सस्टेनेबिलिटी के लिए। बाकी जो है एक शुद्ध विचार होते हैं, शुद्ध भाव होते हैं, और यही भाव की वजह से यहाँ हर कोई आके अपना समय देता है। तो एनडीएस के जितने भी साधक है, सेवक है, सभी के लिए मेरा वंदन है, मेरा नमन है। जो सेवा करते हैं इसलिए ये मौका मिलता है, बाकी प्रोफेशनल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे जो है इसमें गंदगियाँ आती जाएगी, डिस्टॉर्शंस आते जाएंगे, डाइल्यूशंस भी होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनकी फीस आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, कुछ लाखों में होती है, कुछ हजारों में होती है, 50,000 कोर्स, वो भी थोड़ा 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 करके 6 महीने में देंगे। कोई आपको 10 दिन की रिट्रीट में लेके जाएगा, 50,000 1 लाख रुपया फीस रहती है। तो यहाँ भी आपको तो जो है मिनिमम अफोर्डेबल रेट में करते हैं। तो एनडीएस के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वहाँ